हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जीवों और पादपों का संरक्षण कैसे किया जाता है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है, तो हमने यहाँ पे बात की थी, हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पादप और जंतुओं का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों हम संरक्षण करें। हमने कहा कि क्या आवश्यकता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, या क्या आवश्यकता है कि यहाँ पर जीवों को संरक्षित हमें करना है। तो हमने कहा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि इनकी हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके लिए हमने डिस्कस किया था यहाँ पर सबसे पहले प्लांट्स के बारे में। और जब हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हमारी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड होती हैं, या जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो होती हैं तीन, जिसमें हमने बात की थी ऑक्सीजन, वाटर और फूड के बारे में। अब अगर देखा जाए तो हमने कहा कि जो ऑक्सीजन और फूड है वो डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलता है, और हम वाटर की बात करें तो वाटर साइकिल में प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है। अब आपको क्या चाहिए, हमने कहा हमारी जो तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं पौधे से, प्लांट से पूरी हो रही हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, अगर प्लांट्स की संख्या में कमी होती रही और पादप जो है वो धीरे धीरे खत्म होते रहे, तो आपने कहा सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके बिना हम कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, और आपके भोजन का जो मुख्य स्रोत कहिए या प्राथमिक स्रोत कहिए वो है प्लांट्स, जो कि हमें नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली हमने कहा कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन घर के लिए था कि जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट से हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन इसके अलावा प्लांट्स किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है। आपने कहा बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। आप अगर देखेंगे जो भी फर्नीचर बनता है, जो भी लकड़ी का सामान बनता है, घर बनाने में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वहाँ प्लांट से मिलता है। आपने कहा मेडिसिन प्लांट से बनती है। आपने कहा कलर प्लांट से मिलते हैं, जो गोम है, जो गोंद है या जो गम है वो हमें प्लांट से मिलता है। इसके अलावा आपने कहा रबड़ बनता है, या पेज जिसपे आप लिखते हैं, जिसपे आपकी बुक्स छपती हैं, ये सारी चीजें आपको प्लांट से मिलती हैं। प्लांट्स के बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे। अगर आप देखेंगे और आप पूछेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत तरीके से क्या है, बेनिफिशियल होते हैं। अब ये बात तो हमने कर ली है। एनिमल्स की अगर हम बात करें, आपने कहा एनिमल्स जो सेकंड आपका जो फूड का सोर्स है, पहला तो क्या होगा, प्लांट होगा, सेकंड क्या है यहाँ पे, आपने कहा एनिमल्स है। जो आपको फूड मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, आपने कहा पहले प्लांट से मिलेगा, देन सेकंड अगर हम जाएं सोर्स पे, जो दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्रोत आता है, वो है एनिमल्स। तो आप अपने फूड के लिए एनिमल्स पे रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पे क्या है, आप आश्रित हैं। और सिर्फ एनिमल से भोजन ही नहीं मिलता, बहुत सारे उत्पाद आपको मिलते हैं। आपने कहा कि जो यहाँ पर नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, जो आपने कहा कि जो सिल्क होता है, जो कॉटन होता है नेचुरली, वो आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलता है। इसके अलावा आपने कहा बहुत सारे प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, अब इतना आप समझ चुके हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आप ये समझ चुके हैं कि क्यों हमें इनको संरक्षित रखना चाहिए, क्या महत्व है इनका हमारे जीवन में। ठीक है, इतना इनफ है समझने के लिए कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए इनकी क्या है, आवश्यकता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि पादप और जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनकी संख्या में कमी हो रही है, लेकिन इनकी संख्या में कमी क्यों हो रही है, क्या वो रीजन था जिससे कि हमें क्या करना पड़ रहा है, आज हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है और हमें उसमें पादप और जंतुओं के संरक्षण की बात करनी पड़ रही है। कोई तो रीजन होगा, नेचुरल रीजन है या मैनमेड रीजन है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर में आगे मिल जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपने कहा इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं कि चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने कहा on the planet there are many different kinds of plants and animals, they are necessary for humanity well-being and survival। आपने कहा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु हैं, ये मानवता की भलाई और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भलाई का मतलब होता है कि आपको उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और आपने कहा कि इनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इन सेवर threat to the survival of these species exists today. Deforestation is the threat to organism. We are aware that deforestation
entails the removal of trees, forest and repurposing the land। आपने कहा कि यहाँ पर आज इन प्रजातियों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मौजूद है। वनों की कटाई जो के लिए खतरा है। हम जानते हैं कि वनों की कटाई में पेड़ों, जंगलों का हटाना और भूमि का पुनः उपयोग करना शामिल है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, आपके पास कुछ कुछ रीजन आ रहे हैं। क्या होता है कि हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि प्लांट्स हो गए हैं या जो अलग अलग जो जीव जंतु हो गए हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। एक इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज में आपको दिख रही है डाइवर्सिटी। हम फ्लोरा और फौना यानी कि हम यहाँ पे पादप और जंतुओं की बात, दोनों की बात कर रहे हैं और हमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपने कहा आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने कहा था कि यहाँ पर जो पादप हैं उनके अलग अलग प्रकार आपने पढ़े थे। आपने कहा था तने के आधार पर आपने देखा था तना किस प्रकार का है। आपने कहा था फूल हैं या नहीं है। जैसे कि आप इन दोनों इमेजेस को देख रहे हैं, ये है फ्लावरिंग प्लांट्स आपके और ये है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको यहाँ पे फ्लावर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कुछ क्रिएचर आपके ऐसे भी हैं जो प्लांट्स तो नहीं है लेकिन प्लांट जैसी संरचना रख रहे हैं। कुछ पेड़ आपको इतने बड़े बड़े भी देखने को मिलते हैं, कुछ एल्गी यहाँ पर होती हैं। जंतुओं की बात करें तो आपने कहा कि कुछ आपके बर्ड्स होते हैं, कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल यहाँ पर होते हैं। डाइवर्सिटी है, लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है, ये विविधता जो है इसमें कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है, उसके क्या रीजन हमारे पास आते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात देखेंगे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, सबसे इजी चीज है। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है वनों की कटाई। अब वनों की कटाई क्यों होती है और वनों की कटाई के कारण क्या होता है ये हमें समझना है। सिंपल सी बात है, वनों की कटाई क्यों होती है। आपने कहा कि धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई है वृद्धि। आपने देखा होगा कि जिस एरिया में पहले 2-3 घर रहा करते थे अब वो एरिया में बहुत सारे घर बन गए हैं। इट मीन्स कि लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है तो आपने कहा उनके लिए आवास की आवश्यकता होगी, घर बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स ज्यादा बनेंगे, स्कूल ज्यादा बनेंगे, बिल्डिंग्स ज्यादा बनेंगी, दुकानें ज्यादा बनेंगी, फैक्ट्रीज ज्यादा बन रही हैं क्योंकि हर चीज की डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे यहाँ पे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी हर एक डिमांड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर घर या फिर कोई भी आपने कहा फैक्ट्री है या कोई भी बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है, कोई स्कूल है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल अगर वो बनता है तो ये कहाँ पे बनेगा। आपने कहा जंगलों में कटाई की जाएगी तब जाके इनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा कारण होता है आपने कहा कि लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज, लकड़ी के यूज के लिए भी क्या करते हैं लोग, जंगलों की कटाई करते हैं। अब जंगलों की जैसे जैसे कटाई हो रही है वैसे वैसे पेड़ों की संख्या में कमी होगी क्योंकि आपने कहा कि पहले क्या था, हमारी अर्थ पे बहुत बड़ा जो भूभाग था उसमें जंगल था क्योंकि लोग कम थे। लोग अब ज्यादा हो रहे हैं और ये सिर्फ हम अपनी स्टेट या अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा पूरे वर्ल्ड में क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है तो आपने कहा कि आवास जो है वो भी बढ़ रहे हैं, उसके लिए जंगलों की कटाई हो रही है। जैसे जैसे जंगलों की कटाई हो रही है आपने कहा कि पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है और कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज है, कुछ कुछ ऐसी जातियां भी हो सकती हैं जिनकी बहुत कम संख्या होगी या जो क्या हो गए हैं, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो प्लांट्स हो गए हैं या जो एनिमल्स हो गए हैं, कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही होते हैं। जैसे हमने बोला कोई भी हम चीज जैसे किसी पौधे को हमें उगाना है, हमने कहा कि वो पौधा जो है वो किसी विशिष्ट स्थान पे ही होता है। हो सकता है कि उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि उसे पर्टिकुलर जो ह्यूमिडिटी है वो चाहिए होगी, तो वो क्या होता है किसी विशिष्ट स्थान पे ही उगता है, उसके अलावा वो नहीं उगता है, ठीक है। एक जंगल का एरिया है और एक जो पौधा है वो उसी जंगल में उगता है, उसके अलावा कहीं नहीं उग रहा है। अब उस जंगल की जब कटाई होगी तो वो पेड़ कट जाएंगे, जब वो पेड़ कट जाएंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो कहीं और नहीं उगता है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन होगा कि धीरे धीरे जो पेड़ हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। दूसरा रीजन ये कि हम पेड़ों की कटाई तो कर रहे हैं लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि कहीं से अगर आपने पेड़ों की कटाई की तो कहीं और आप पेड़ को लगा ले, हम ऐसा भी नहीं करते हैं। अब क्या होगा, जब जंगलों की कटाई होती है तो सिर्फ पेड़ों की संख्या में कमी नहीं आती है क्योंकि आप समझते हैं कि जो यहाँ पर एनिमल्स होते हैं उनका जो हैबिटाट होता है, उनका जो आवास होता है वो होता है जंगल। जब उनके हैबिटाट ही नष्ट हो गए हैं, जब जंगल ही नष्ट हो जाते हैं तो उनके पास कोई हैबिटाट नहीं रह जाता है। और आपने कहा कि धीरे धीरे या तो वो माइग्रेट कर जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, लेकिन
एनिमल्स में भी सेम चीज जो है वो अप्लाई होती है कि वो विशिष्ट जगह पे ही क्या होते हैं, अच्छे से रह पाते हैं। आपने सुनी होगी एक लाइन कि जो भी जीव जितनी इजीली, जितनी आसान तरीके से नए एनवायरनमेंट में, तो हमने कहा कि एनिमल पे भी सेम जो चीज है वो अप्लाई होती है कि वो भी क्या है, विशिष्ट जगह पे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है, उनकी जो बॉडी है वो उसी प्रकार के हैबिटाट में रहती है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ठीक है, डे लेंथ पर्टिकुलर होगी उस एरिया की। तो ये सब चीजें क्या है, एनिमल पे भी अप्लाई होती हैं। अब हमने कहा कि आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि जो एनिमल या प्लांट जितनी इजिली, जितनी सरल तरीके से अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है या अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, वही सरवाइव कर पाता है, ठीक है। इसी को आपने क्या कहा था, सिलेक्शन कहा था, कि जो यहाँ पे जीव हैं उनका नेचर के द्वारा सिलेक्शन होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन इसे हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ पे जंगलों की कटाई करेंगे वैसे वैसे पेड़ भी समाप्त होते हैं, क्योंकि जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। तो जो अपने आप को ढाल पाएंगे या अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर पाएंगे वो तो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाता है तो वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उनकी जो स्पीशीज है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कॉज है डिफॉरेस्टेशन के, क्या कारण है, क्यों हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या प्रभाव हम पे पड़ते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक है जो आप समझते हैं, आप जानते हैं, आप आपस में भी डिस्कस करेंगे, आप अपने घर में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि क्यों हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं और क्या उसके प्रभाव हमें मिलते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कॉज हमारे पास जो आते हैं। आपने कहा डिफॉरेस्टेशन कैन अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, यानी कि यहाँ पर जो जंगलों की कटाई होती है वो निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। पहला, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, आपने कहा खेती के लिए जमीन खरीदना, क्योंकि हमने कहा हमारी सारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे हमारी सारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही हैं, भोजन संबंधी आवश्यकताएं हमारी बढ़ रही हैं, तो हमने खेती के लिए क्या की, जंगलों की कटाई कर दी है। फिर हमने कहा बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, मकान और कारखाने भी ज्यादा बनेंगे, जिसके लिए हमने वनों की कटाई की। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फुल, आपने कहा फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना, इससे भी जंगलों की कटाई होती है। या फिर नेचुरल कॉज सच एज फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्राफ्ट कैन आल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जंगल में आग लग गई है, गंभीर सूखे जैसे प्राकृतिक कारणों से भी वनों की कटाई या जो वन है वो समाप्त हो जाते हैं। अब हमने ये समझा कि डिफॉरेस्टेशन के दो रीजन हमारे पास आते हैं। एक तो यहाँ पर आता है जो मैनमेड है, ये सारे मैनमेड कॉज आपके पास आते हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें, सारे मैनमेड कॉज हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्या आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, जिसमें आपने कहा कि क्यों यहाँ पे जंगलों की कटाई होती है, ठीक है। अब हमने कहा हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन के कॉज हैं वो दो प्रकार के हमने कहे हैं, एक तो मैनमेड है और एक है यहाँ पे नेचुरल, ठीक है। मैनमेड हमारे पास आता है और दूसरा आता है नेचुरल। मैनमेड में हमने कहा ट्रीज आर कट डाउन टू, जो हमारे पास मैनमेड रीजन है, यानी कि हमारे कारण जो वनों की कटाई हो रही है वो कैसे होती है, आपने कहा ऑब्टेन वुड और टिम्बर फॉर मेकिंग डोर्स विंडो एंड फर्नीचर, आपने कहा कि यहाँ पर जो फर्नीचर बनाने के लिए या जो आपने कहा कि डोर बनाने के लिए या फिर आपने कहा जो घर बनाने के लिए लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। दूसरा आपने कहा कि फ्यूल, आप क्या करते हैं, ईंधन के रूप में जब लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी क्या होती है, वनों की कटाई होती है। ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर, जिस कॉपी या जो बुक आपकी होती है वो किससे बनती है, पेपर से बनती है। पेपर कहाँ से बनता है, आपने कहा पेड़ों से प्राप्त होता है। ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, आपने कहा कि खेती के लिए हम क्या करते हैं, वनों की कटाई करके वहां पे खेतों का निर्माण करते हैं। और गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस फैक्ट्रीज रोड एंड डैम्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेचुरल कॉज क्या है, फॉरेस्ट फायर हो गई है या फिर आपने कहा कि सूखा पड़ गया है, ये क्या होते हैं, नेचुरल कॉज होते हैं। आपने देखा होगा नेचुरल कॉज इतने ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। वनों में जो आग लगती है, ज्यादातर जो आग लगने का रीजन होता है वो ह्यूमन ही होते हैं, ठीक है।
सेकेंड, अगर हम सूखे की बात करें तो सूखा ऐसा होता है कि बहुत सालों में सूखा एक बार पड़ जाता है, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि पूरे जो वन है वो समाप्त यहाँ पर हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मेन जो रीजन यहाँ पर होता है डिफॉरेस्टेशन या जंगल की कटाई का, वो है ह्यूमन। ठीक है, एक बार आपको करना क्या, चार्ट इसी प्रकार से बनाना है और इसी प्रकार से प्रदर्शित आपको करना है। अगर आपके पास आते हैं कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो आप यहाँ पर पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर चार्ट बनाएंगे और चार्ट में इसी प्रकार से दिखाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पे जब डिफॉरेस्टेशन किया गया या वनों की कटाई की गई, तो वहां पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हमने कहा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ जब डिफॉरेस्टेशन हुआ। सबसे पहले तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के लिए हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। हमने कहा ऑक्सीजन जब कम होता है तो यहाँ पे जो गैस है, जैसे आपने हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं, जो वायु होती है, जो क्या है गैसों का मिक्सचर है, उसमें जो है वो एक बैलेंस बना है। आप देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये मेन गैसेस होती है, इनके अलावा और भी होती हैं। इनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, आपने कहा CO2 का अमाउंट वहाँ पे बढ़ने लगता है, और अगर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो CO2 है उसका जो नेचर है वो ये है कि टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो प्लांट्स पे भी पड़ेगा, यानी कि आप देखते हैं फसल पे भी पड़ता है, एनिमल्स में भी पड़ता है। पढ़ लेते हैं क्या क्या हमारे पास कॉज आते हैं। आपने कहा इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, अर्थ में क्या होगा, यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा। कौन से पॉल्यूशन की बात हो रही है, आपने कहा सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था, एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, CO2 जो है उसका जो लेवल है वो यहाँ पे बढ़ने लगता है। ठीक है, अच्छा CO2 का लेवल बढ़ेगा कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने वनों की कटाई की, हमने कहा कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, वो तो हमें समझ आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखी होगी, जब फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें यानी कि प्लांट को चाहिए होती है सनलाइट, H2O, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार चीजें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इन चारों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लिया जाता है, जो आपके वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट्स उसे कंज्यूम करते हैं। जब प्लांट्स क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे तो उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और आप देखते हैं कि इसीलिए वो जो स्थान होते हैं वो हमें ठंडे फील होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी, देखना आप रोड साइड चल रहे हैं, अब जब रोड साइड चल रहे हैं, ये है रोड, और यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं। इस एरिया में बहुत ज्यादा क्या है, प्लांट्स हैं, इस प्रकार से दोनों साइड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है। आप यहाँ पे जब चलते हैं आप फील करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है जहाँ तक कोई प्लांट नहीं था, आपको गर्मी फील होगी, आपको हीट फील होगी। ठीक है, लेकिन जब आप इस एरिया में आते हैं तो आपने कहा कि छाया के साथ साथ आपको ठंडक भी मिलती है। आपने फील किया होगा जब हम पेड़ की छाव में बैठते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पे सनलाइट से ही नहीं बचाता है, जो यहाँ पे जो छाया होती है वो हमें सूर्य की रोशनी से ही नहीं बचाती है, बल्कि हमें ठंडक भी मिलती है। तो वो ठंडक क्यों हुई, यहाँ पर दो रीजन होते हैं। एक तो वहां के आसपास की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स ने क्या कर दी है, एब्जॉर्ब कर दी है। दूसरा, यहाँ पे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इवेपोरेशन कर रहे हैं, वाष्पीकरण कर रहे हैं। वाष्पीकरण में क्या है, जो पानी है वो भाप के रूप में क्या है आपके वातावरण में क्या होता है, रिलीज होता है प्लांट्स के थ्रू। तो जो यहाँ पे जो वाष्प है उसका जो नेचर होगा, आपने कहा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। तो इसी लिए हमें क्या देखने को मिलता है कि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वो एरिया ठंडे होते हैं। जैसे आप विंटर सीजन में देखेंगे या आप समर सीजन में देखेंगे, आपने कहा कि दोनों जगह में, एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स बहुत कम है और एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, दोनों के टेम्परेचर में हमेशा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ पे प्लांट्स ज्यादा होंगे वहां का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अब आपने कहा प्लांट्स आपने कट कर दिए हैं, आपने पेड़ों को काट दिया है, तो इस एरिया में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। सेकेंड, हमने कहा इंक्रीज इन द टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी
तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, गर्मी बढ़ेगी तो आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है। नेक्स्ट हमने कहा लोविंग ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का लेवल कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि प्लांट जो है वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब प्लांट्स कम है तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, उससे अच्छे से वर्षा नहीं होगी। जब अच्छे से वर्षा नहीं होगी तो आपने कहा कि जो वाटर बॉडीज हैं, जल निकाय हैं, वो रिचार्ज नहीं होंगे। जैसे आप क्या करते हैं, अपने फोन को रिचार्ज करते हैं, बैटरी कम हो जाती है, आप क्या करते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं। आपने स्विच ऑन किया, चार्जर को यहाँ पे कनेक्ट किया और अपना फोन चार्ज किया। वैसे ही जो जल निकाय है, जो वाटर बॉडीज हैं, वो भी चार्ज होते हैं वर्षा के जल से। तो आपने कहा कि जब यहाँ पर डिक्रीज इन द रेनफॉल, जब यहाँ पर क्या होगी, बारिश कम होगी, तो आपने कहा कि ग्राउंड वाटर जो है, जो भूमि का जल है, उसका स्तर कम हो जाएगा। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर के जो एक बैलेंस, आपने कहा जो हमने कहा जो गैसेस का जो बैलेंस है, वाटर साइकिल का जो बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो वाटर साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर क्या होती है, इन्हीं के कारण होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट आपने कहा इंक्रीज इन द चेंज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज ड्राफ्ट एंड फ्लड। आपने कहा कि अगर पेड़ कम होंगे, सूखे पड़ने की स्थिति आती है, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। बाढ़ आती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, तो पानी जो है वो वहां पे क्या हो जाता है, होल्ड होता है, यानी कि पानी रुक जाता है। बाढ़ जैसी समस्या वहां पे कम देखने को मिलती है। अगर पेड़ नहीं है, आप देखेंगे जो बाढ़ है उसकी समस्या आपको देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे जाना सबसे पहला जो कारण है। आप समझ रहे हैं हम किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ये जो आप डिफॉरेस्टेशन आप पढ़ रहे हैं, आपके पास एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि पादप और जंतु की संरक्षण की आवश्यकता क्यों बढ़ी, ऐसा क्या हुआ, किन किन संख्या में कमी आ रही है और अब हमें इनके संरक्षण के लिए उपाय करने पड़ रहे हैं। तो आपने कहा कि इनकी संख्या में कमी का सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई। वनों की कटाई क्यों हुई और वनों की कटाई के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हैं। तो हर एक पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं ड्राफ्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। ये कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना है जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर जंगलों पे इसका प्रभाव पड़ता है। आपने कहा ड्राफ्ट इज द लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया। ड्राफ्ट कैन हैपन ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल। सूखा क्या होता है, एक इमेज आपको दिख रही है, इस प्रकार की इमेज आपको देखने को मिलती है। सूखे का मतलब होता है कि जैसे किसी स्थान पर कंटिन्यूसली 2-3 सालों से वर्षा हुई ही नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे 2-3 सालों से वर्षा नहीं हुई है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहां पर सूखा पड़ा है। और जब सूखा पड़ता है तो जो यहाँ पे भूमि है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, बीच से जो यहाँ पे भूमि है वो फटने लगती है। ये सूखे की स्थिति है कब होती है, जब यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वहां पर वो धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगेगी, क्योंकि उन्हें प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है। पानी के साथ साथ उन्हें मिनरल्स नहीं मिलता है, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो रूट्स होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि पानी नहीं है तो मिनरल्स भी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो हमने कहा ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और अगर यहाँ पे फूड नहीं मिलेगा प्लांट को तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट बाय erosion of vegetation due to the harsh weather is called a desertification. डेजर्टिफिकेशन में आपने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, अगर वहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि बहुत सूखा है, बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लैंड है वो वहाँ पे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे रेगिस्तान आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिल रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड improper irrigation are also responsible for desertification of फ्रेंड्स। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मनुष्य की जो गतिविधियां होती हैं
या फिर वो प्रॉपरली क्या करते हैं, इरिगेशन नहीं करते हैं, तो ये भी कारण है डेजर्ट बनने का। तो यहाँ पे जो उपजाऊ जमीन है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकती है अगर वहां पर ठीक ठाक से देखभाल नहीं की गई या फिर इम्प्रॉपर इरिगेशन वहां पर किया गया। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? सिंपल सी चीज है, विद द टाइम यहाँ पर जो पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लग गए हैं, और हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं वैसे वैसे जो नए माइक्रोब्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, कि कुछ ऐसे हार्मफुल माइक्रोब्स भी हैं जो क्या है बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अब क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो वो ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। जैसे समर में मैक्सिमम जो ग्लेशियर है वो पिघलते ही नहीं है, पिघलेंगे तो थोड़े से पिघलेंगे। अब हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे के पूरे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो नई चीजें हैं या जो नई बीमारियां हैं उनके फैलने का यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो क्या हमें बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग में? हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट ऑन ग्लोबल लेवल। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, यूजुअली एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज लीडिंग टू द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द पोल्स। आपने कहा आमतौर पर औसत तापमान बढ़ता है जिससे ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगती है। एक्सेसिव पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अत्यधिक प्रदूषण और वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का? हमने कहा सबसे बड़ा रीजन तो हम प्लांट्स को ही कहेंगे, क्योंकि प्लांट्स की कटाई हो रही है इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे। एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने में हमारी सहायता करते हैं, दूसरा इवेपोरेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। जिस एरिया में प्लांट्स है वहां पर इवेपोरेशन हो ही रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, इसीलिए आप वहां पे शीतलता जो है वो उसे फील करते हैं। आपने ठंडक आपको वहां पे देखने को मिलती है। तो आपको बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग का सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। इसके और भी रीजन है, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे क्या है पॉल्यूशन करेगा, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि क्या करेंगे आप खुद से अगर पढ़ेंगे तब आपको समझ में चीजें आएंगी। अब कंजर्वेशन की बात करते हैं। हमने डिफॉरेस्टेशन को पढ़ लिया है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कंजर्वेशन क्या है और कंजर्वेशन में क्या हम करते हैं। कंजर्वेशन कितने प्रकार का हो सकता है, कंजर्वेशन के अंतर्गत हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको करने के एक बार आप कंजर्वेशन के बारे में पढ़ करके लेके आएंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हमारा सेशन होगा हम कंजर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।